हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी का पेडागोजी का सेशन है और आज का जो सेशन होगा वो हिंदी पेडागोजी का सेशन 1 होगा, यानी सेट 1 सेशन। तो आज हम लोग सेट 1 सेशन में 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हिंदी में पूछे जाते हैं पेडागोजी। जैसे कि जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के पेडागोजी में, तो मैं 20 क्वेश्चंस आज बताऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा इस सेशन को। तो आज का पहला सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी का पेडागोजी का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्र को केवल अनुशासन में रखना, छात्र के सीखने की प्रक्रिया में एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना, या केवल व्याख्यान देना और नोट्स लिखना, या छात्र की हर गलती पर उसे दंडित करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्र के सीखने की प्रक्रिया में एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना। जैसा कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक केंद्रक में नहीं होता है, हमेशा जो एजुकेशन होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षक केंद्र में नहीं होना चाहिए। उसका काम छात्र को निर्देश देना नहीं बल्कि सीखने के लिए सही माहौल बनाना, और जहाँ छात्र अटके वहाँ एक मार्गदर्शक के रूप में यानी फैसिलिटेटर के रूप में क्या करना, सहायता करना। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आत्मीकरण एसिमिलेशन का भाषाई अर्थ क्या है? पुरानी जानकारी को पूरी तरह भूल जाना, या नई जानकारी को अपने मौजूदा भाषाई ढांचे यानी स्कीम में शामिल करना, या केवल दूसरों की नकल करना, या व्याकरण के कठिन नियमों को रटना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नई जानकारी को अपने मौजूदा भाषाई ढांचे यानी स्कीम में शामिल करना। जैसे कि एसिमिलेशन यानी कि आत्मीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा नए शब्दों या नए भाषाओं को अनुभव करके अपने पहले से मौजूद ज्ञान के भंडार को फिट करता है। यह उसके संज्ञानात्मक और भाषाई विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो और रिपोर्ट कार्ड में क्या अंतर है? तो रिपोर्ट कार्ड में केवल अंक होते हैं, जबकि पोर्टफोलियो में छात्र के काम का क्रमिक विकास दिखता है। पोर्टफोलियो केवल शिक्षक के लिए होता है, रिपोर्ट कार्ड छात्र के लिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, रिपोर्ट कार्ड पोर्टफोलियो से ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड में केवल अंक होते हैं जबकि पोर्टफोलियो में छात्र के काम का क्रमिक विकास दिखता है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड केवल एक निश्चित समय जैसे छमाही, ठीक है, या ईयरलियर के प्रदर्शन का अंक पत्र है। इनके विपरीत अगर पोर्टफोलियो को हम देखेंगे कि बच्चे की साल भर की गतिविधियां, लेखों और सुधारों का पूरा रिकॉर्ड होता है जो उसके प्रगति को गहराई से दिखाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल के विकास में विचारों की मौलिकता से क्या तात्पर्य है? किताब की भाषा को हूबहू कॉपी करना, छात्र द्वारा स्वयं के अनुभव और सोच को अपने शब्दों में व्यक्त करना, या केवल सुंदर अक्षरों में लिखना, या बिना सोचे समझे लिखना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्र द्वारा स्वयं के अनुभव और सोच को अपने शब्दों में व्यक्त करना। मौलिकता का अर्थ होता है जैसे कि स्वयं का चिंतन, यानी विचारों की मौलिकता मतलब स्वयं का चिंतन। जब छात्र रटी रटाई पंक्तियों के बजाय अपने निजी जीवन के अनुभव को कागज पर उतारता है तो उसका लेखन कौशल वास्तविक रूप से विकसित माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को किसमें सर्वाधिक कठिनाई होती है? चित्र बनाने में, या शब्दों को पहचानने और धारावाह पढ़ने में, या गणित के पहाड़े याद करने में, या खेलकूद की गतिविधियों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शब्दों को पहचानने और धारा प्रवाह पढ़ने में। डिसलेक्सिया एक पठन विकार यानी रीडिंग डिसएबिलिटी है। इसमें बच्चा अक्षरों को पहचानने में भ्रमित हो जाता है, जैसे बी को वो डी पढ़ता है और उसे शब्दों को जोड़कर पढ़ने में अत्यधिक समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, या बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या संस्कृत भाषा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मनोविज्ञान और एनईपी 2020 के अनुसार बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा में सोचना शुरू करता है। यदि उसे अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो कंसेप्ट को बिना मानसिक बोझ के बहुत ही जल्दी समझ लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है?
छात्रों का मनोरंजन करना, पाठ को अधिक रोचक, सरल और इंद्रियग्राही बनाना, या शिक्षक के काम को कम करना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाठ को अधिक रोचक, सरल और इंद्रियग्राही बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि वीडियो या चार्ट छात्र की आंखों और कानों दोनों को एक्टिव रखता है, जिससे जटिल और अमूर्त विषय भी प्रत्यक्ष और सरल लगने लगते हैं, और जिसमें अधिगम क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन शिक्षक को क्या अवसर देता है? बच्चों को फेल करने का, शिक्षण विधियों में सुधार और छात्र की प्रगति की निरंतर जांच में, या छात्रों की तुलना एक दूसरे से करने का, या केवल रिकॉर्ड बनाए रखने का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण विधियों में सुधार और छात्र की प्रगति की निरंतर जांच का। सतत मूल्यांकन से शिक्षक को रोजाना फीडबैक मिलता है। इससे वह यह समझ पाता है कि उसकी पढ़ाने की विधि बच्चों को समझ आ रही है या नहीं, और यह जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में तुरंत सुधार कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? नियम, उदाहरण, अभ्यास, या उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण या परीक्षण, या रटना, परीक्षा या भूलना, या शिक्षक का भाषण या छात्र की नकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण या परीक्षण। तो आगमन विधि में सबसे पहले छात्रों के सामने कई उदाहरण आते हैं, ठीक है, उदाहरण को रखा जाता है, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण होता है, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन हो जाए यानी सामान्यीकरण होता है, फिर क्या होता है, फिर वैज्ञानिक और प्रभावी परीक्षण विधि मानी जाती है यानी परीक्षण माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? औपचारिक और सचेत, अनौपचारिक, स्वाभाविक और अचेतन, केवल कठिन अभ्यास पर आधारित, ये केवल व्याकरण की किताबों में सीमित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक, स्वाभाविक और अचेतन। भाषा अर्जन एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। बच्चा अपने परिवेश में भाषा को वैसे ही सीखता है जैसे स्पंज जो होता है वो पानी को सोख लेता है, जैसे कि इसके लिए उसे औपचारिक कक्षा या व्याकरण की किताबों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन युक्ति LAD की अवधारणा किसने दी थी? BF स्किनर, जीन प्याजे, नोआम चॉम्स्की या लेविस्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नोआम चॉम्स्की। चॉम्स्की का मानना था कि हर बच्चे के मस्तिष्क में जन्मजात एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे भाषा के नियमों को बहुत तेज़ी से समझने में मदद करती है। यही कारण है कि बच्चा बिना व्याकरण पढ़े भी बोलना सीख जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को व्याकरण के सभी नियम याद करवाना, बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ना एवं लिखना सिखाना, विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास विकसित करना, बच्चों को महान कवियों की जीवनियाँ रटवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य बच्चों को इतना समर्थ बनाना है कि वह किसी भी स्थिति में, जैसे कि दुकान पर हो या सभा पर हो, या बिना डरे अपनी ज़रूरतों और अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कह सके, आत्मविश्वास के साथ विकसित कर सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन में शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? बच्चों द्वारा दी गई वर्तनी की हर छोटी गलती पर, या बच्चों के सीखने के विविध और अनौपचारिक तरीकों पर, या केवल साप्ताहिक और मानसिक परीक्षाओं के अंकों पर, या बच्चों के कक्षा में शांत बैठाने पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के सीखने के विविध और अनौपचारिक तरीकों पर। सतत मूल्यांकन का अर्थ बच्चों को डराना नहीं होता है। शिक्षक को यह देखना चाहिए कि खेलकूद के दौरान, बातचीत के दौरान या कहानियाँ सुनाते समय बच्चा भाषा का प्रयोग कैसा कर रहा है, ताकि उसे स्वाभाविक रूप से सुधारा जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? चारों कौशल एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। भाषा के कौशल हमेशा एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। केवल पढ़ना और लिखना ही महत्वपूर्ण कौशल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, भाषाई कौशल अंतर संबंधित होता है। जैसे कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। तो ये 4 कौशल होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं कि अंतर
संबंधित होते हैं। यदि कोई बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं तो वो ध्यान से सही से बोल नहीं पाएगा, और ये चारों साथ साथ विकसित होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? चारों कौशल एक दूसरे से पूरी स्वतंत्र है। भाषा के कौशल हमेशा एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। केवल पढ़ना और लिखना ही महत्वपूर्ण कौशल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। जैसे कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है आपका पढ़ना, चौथा होता है लिखना। तो ये 4 जो कौशल है वो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। यदि कोई बच्चा ध्यान से सुनेगा नहीं तो वो सही से बोल नहीं पाएगा। ये चारों साथ साथ क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का मुख्य कार्य है। पाठ्यक्रम को बहुत तेज गति से दोहराना, सीखने के दौरान रह गई कमियों या रिक्तियों को भरना, बच्चों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के दौरान रह गई कमियों या रिक्तियों को भरना। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग जो होता है ना, उन बच्चों के लिए ब्रिज का काम करता है जो किसी कारणवश पिछड़ गए हो। शिक्षक उन विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करता है जो बच्चे के नियमित सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन रही हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने वाली कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना, बच्चों को उसकी पसंद की भाषा में कहानी सुनने के अवसर देना, बच्चों को केवल एक ही मानक भाषा बोलने के लिए विवश करना, या विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को केवल एक ही मानक भाषा बोलने के लिए विवश करना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर है। जैसे कि बहुभाषिक कक्षा में कठोरता सबसे बड़ी रुकावट होती है। यदि हम बच्चों को केवल एक ही भाषा यानी केवल मानक हिंदी बोलने पर मजबूर करेंगे तो वह चुप हो जाएगा और उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। उससे हमको क्या करना चाहिए, घर की भाषा का सम्मान करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या मानना था? विचार भाषा से पहले आता है। भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विचार को निर्धारित करती है। बच्चा केवल अनुकरण से ही विचार करना सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते और बाद में मिल जाते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, लेकिन लगभग 2 वर्ष तक अलग अलग चलते हैं भाषा और विचार, लेकिन बाद में भी क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद भाषा ही वह औजार बनती है जिससे बच्चा अपने विचारों को दिशा और आकार देता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में सुलेख से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के बीच की दूरी का सही होना, विचारों की मौलिकता और प्रभावी अभिव्यक्ति, लाल और नीले पेन का सुंदर प्रयोग, बोर्ड से शब्दों की सही नकल करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों की मौलिकता और प्रभावी अभिव्यक्ति। लिखना केवल हाथ की कसरत नहीं है बल्कि दिमाग की अभिव्यक्ति होती है। सुलेख महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि विचार मौलिक और स्पष्ट नहीं है तो सुंदर लिखावट का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता में ADHD का भाषा सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चा बहुत सुंदर लिखता है। एकाग्रता की कमी के कारण बच्चा निर्देशों को सुनने और समझने में कठिनाई महसूस करता है। बच्चे की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, या बच्चा केवल गणित के सवाल ही हल कर पाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एकाग्रता की कमी के कारण बच्चा निर्देशों को सुनने और समझने की कठिनाई महसूस करता है। यानी कि ADHD के ग्रसित बच्चे एक जगह टिक नहीं सकते हैं, न बैठ पाते हैं। उनका ध्यान जल्दी ही भटक जाता है। भाषा की कक्षा में वे शिक्षक की बातों को अंत तक नहीं सुन पाते हैं, जिसके उससे सुनने और समझने का कौशल जो होता है वो सीधा उसके दिमाग पर असर पड़ता है। इसीलिए वो कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, भाषा की कक्षा में लोकगीत शामिल करने का क्या लाभ है?
इससे बच्चा का गायन कौशल सुधरता है। यह बच्चों को अपनी संस्कृति और भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशील बनाता है। इससे स्कूल का अनुशासन भंग होता है। यह केवल मनोरंजन का साधन है, शिक्षा का नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह बच्चों को अपनी संस्कृति और भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशील बनाता है। लोकगीत हमारी जड़ों की आवाज़ होती है। इन्हें कक्षा में लाने से बच्चे यह समझ पाते हैं कि भाषा केवल किताब में नहीं बल्कि खेतों, त्योहारों और आम लोगों के गीतों के बीच भी बसती है। यह उसके सांस्कृतिक गौरव को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति और भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशील बनाता है ये लोकगीत। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सेशन को जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।